नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप और मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। और मेरे द्वारा इन कार्यक्रमों में जो जिन हस्तियों से आप मिल रहे हैं उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिल रही होगी और आप उनसे मिलकर आप खुश हो रहे होंगे, आपको ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे होंगे। तो अब बात करते हैं आज के मेहमान की। और आज के हमारे मेहमान हैं रमेंद्र कोटनाला जी। रमेंद्र कोटनाला जी उत्तराखंड के एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में भी थिएटर किया है और हिंदी में भी वो थिएटर करते हैं। रमेंद्र कोटनाला जी के बारे में आपको एक जानकारी और मैं ये दे दूं कि वो थिएटर के साथ साथ फिल्मों में, टीवी में और गढ़वाली जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं और गढ़वाली जो फीचर फिल्म्स होती हैं उनमें भी सक्रिय हैं। वह पिछले 4 दशक से इस अभिनय के सफ़र में हैं और ये उनका सफ़र अभी जारी है। आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार रमेंद्र जी, आपका मेरे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आपकी बहुत व्यस्तताएं हैं, उसके बावजूद भी आप मुझे अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेंद्र जी, जब भी हमारी कोई भी शुरुआत होती है, किसी भी सफ़र की अगर शुरुआत होती है, उसका कहीं ना कहीं से कोई बिगिनिंग होती है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जहाँ से हम उस सफ़र पे वो हमारा सफ़र चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई आपका जो अभिनय का सफ़र है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पर कि आपको लगा होगा कि हाँ मैं अभिनय कर सकता हूँ या अब मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे यही करना चाहिए। तो रमेंद्र जी, अपने इस सफ़र के बारे में अगर हमें कुछ बताएं तो। मैं रमेंद्र कोटनाला, मैं ज़िला पौड़ी गढ़वाल, मेरा गांव ग्राम दालमीसैंड दुगड्डा के नज़दीक है और मेरी बचपन की प्राइमरी एजुकेशन गांव से ही हुई है। मैं ONGC में जॉब पे आ गया था 1983 में और 1983 में आने के बाद मैंने वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप की, हम कुछ लोगों ने मिल कर के एक थिएटर ग्रुप की, ONGC थिएटर ग्रुप नाम से एक थिएटर ग्रुप स्थापित किया, जिसमें हमने बहुत सारे नाटकों का मंचन किया और उसके बाद लगातार निरंतर हम आगे इस काम को जारी रखे हुए हैं। धन्यवाद भंडारी जी। मैं थिएटर से मेरा जुड़ाव कैसे हुआ और कैसे मैं थिएटर में आया, बेसिकली कुछ एक इनबिल्ट प्रवृत्ति होती हैं इंसान की, जो कुदरतन समझिए या ईश्वरीय देन समझिए, इंसान का झुकाव उस तरफ बचपन से होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी रहा कि मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में छोटे मोटे जो प्लेज वगैरह होते थे उनमें पार्टिसिपेट करता था। फिर हम लोग क्योंकि पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो पहाड़ों में एक जो थिएटर के नाम पे जो कुछ भी होता था वो होती थी रामलीला। तो बचपन में हम लोग रामलीलाओं में छोटे मोटे रोल करते थे, कभी बांदर की सेना बनते थे, कभी रावण की सेना बनते थे। ऐसे से यहाँ से हमारे थिएटर की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं देहरादून आया। देहरादून में आकर के यहाँ पर एक चुखू मोहल्ले में एक रामलीला होती थी जो बड़ी प्रसिद्ध रामलीला थी, उसमें फिर हम लोग जुड़े और वहाँ से जुड़े तो वहाँ पर हमने कई सालों तक रामलीला करी। उसके बाद जब कुछ लोगों ने हमको वहाँ पर काम करते हुए देखा तो उनको लगा कि तुम लोग थिएटर में तुम लोग एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, आगे थिएटर से जुड़ो। तो मैं 1980 में वातायन थिएटर से ग्रुप से जुड़ा और उस समय एक नाटक हो रहा था प्रहलाद, वो गढ़वाली नाटक था। तो मेरा पहला जो मेरी नाटक की शुरुआत हुई थिएटर ग्रुप से के साथ वो प्रहलाद नाटक था। वो 1939 में भवानी दत्त थपलियाल जी के द्वारा लिखा गया था और वो नाटक ब्रिटिश सरकार के जो दमन और उसके ऊपर एक व्यंग था प्रहलाद के माध्यम से। हिरण्यकश्यप का जो दमनात्मक रवैया था वो उन्होंने क्या कहते हैं, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट हमारे भारतीयों पे करती थी उसके ऊपर एक व्यंग था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस नाटक को करने से, मंचित करने से उस पर बैन लगा दिया था। तो जब वो बैन लगा तो वो काफ़ी सालों तक वो नाटक नहीं हो पाया
उसके बाद वो नाटक किया गया। लखनऊ में उर्मिल थपलियाल जी हैं, उनके माध्यम से ये नाटक यहाँ देहरादून में कराया गया था। मैं उस नाटक के माध्यम से जुड़ा वातायन में। उसके बाद 1980 से मेरी निरंतर रंगमंच की तरफ मेरी यात्रा जारी है और अभी तक मैं करता ही आ रहा हूँ। रमेंद्र जी, जब आपने आप बता रहे 1980 में आपने ये एक नाटक करा, थिएटर पे मंच पे एक नाटक करा, ये भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद नहीं, प्रहलाद पर था तो हाँ, बिल्कुल सटायर था। हाँ। तो जब आपने ये नाटक कर लिया और अभिनय आपको लगा कि हाँ मैं अभिनय कर रहा हूँ, या आपको एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला होगा, तो उसके बाद आपका ये अभिनय का सफ़र आगे कैसे बढ़ा? ये तो आपने मुझे बता दिया कि आपने उसके बाद 3 साल के बाद आपने ONGC ज्वाइन कर ली थी, पर ये अभिनय का सफ़र फिर आगे कैसे? ये जब एक ग्रुप वातायन थिएटर ग्रुप वहाँ पर था, पुराने हमारे जो सीनियर थिएटर के लोग थे, उन लोगों के साथ जब मैं जुड़ा तो एक संस्था में जिस तरह से काम होता है कि एक नाटक हमने किया और उस नाटक करने के बाद, क्योंकि हम लोग शौकिया कलाकार हैं, कोई प्रोफेशनल कलाकार तो हम लोग थे नहीं, हम शौकिया थिएटर करते थे। और उस थिएटर को करने के पीछे जो उद्देश्य होता था वो ये होता था, समाज में हम अपने थिएटर के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश, कुछ जागरूकता हम समाज को दें, कोई सोशल मैसेज, हाँ, कुछ उस तरह का सोसाइटी तक जाए। तो कोशिश हमेशा ऐसे नाटकों को करने की रही जिससे समाज को कुछ प्रेरणा मिले। तो उस ग्रुप में जब हम उस संस्था में काम कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही प्रहलाद नाटक हुआ तो एक दूसरे नाटक की स्क्रिप्ट ढूंढी गई, उस स्क्रिप्ट की रीडिंग हुई, वहीं हम लोग बैठ करके उसको रीडिंग करते थे। नेहरू केंद्र हुआ करता था, वहाँ हम लोगों को स्पेस मिलती थी जहाँ पर हम लोग शाम को बैठ के ये सब करते थे। तो जब वो चीज़ें हुई तो उससे हम लोग धीरे धीरे करके एक इंटरेस्ट जो आदमी का डेवलप होता है, वो इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। और जब डेवलप हुआ तो स्वाभाविक है, एक आर्टिस्ट को दर्शकों की तालियां चाहिए होती हैं, और जब वो तालियां हमको मिलने लगी तो जितनी तालियां मिली उतना हमारा रुझान आगे बढ़ता चला गया। और हम उसमें एक तरह से जैसे एक नशा होता है, हमारे लिए वो एक नशा हो गया। तो बस हम आज भी उसी नशे में हैं, वही नशा है। सर, जब भी हम थिएटर करते हैं या कोई नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, तो कई बार लाइफ में बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाती है। मतलब उस टाइम पे तो एम्बैरेसिंग लगती है, पर बाद में वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत फ़नी सिचुएशन है। और मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, मोस्टली हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन आई होती है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है अभिनय का। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी फ़नी सिचुएशन आई होगी, मतलब जहाँ पर आपको एम्बैरेस हुआ होगा, पर वो बाद में आपको लगा होगा कि ये बहुत फन है, या मतलब बहुत एक मजाकिया वो लगा होगा वो चीज़ ना। तो वो अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो। श्योर। देखिए, थिएटर में और फिल्म में एक बहुत बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता है कि फिल्म में कट का प्रोविज़न होता है। आपने कुछ गलती कर दी, कुछ किसी भी तरह से टेक्निकल फॉल्ट है या एक्टर का फॉल्ट है, तो कट होने के बाद उसको दोबारा सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन थिएटर में आर्टिस्ट को जो एक बार वो स्टेज में अगर आ जाता है तो उसने जो परफॉर्म कर दिया, वो चाहे गलत हुआ चाहे सही हुआ, वो उसको परफॉर्म करना पड़ता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती उसको कट करने की, चेंज करने की, किसी भी तरह की। तो ऐसे ही एक घटना मेरे साथ हुई। मैं एक नाटक कर रहा था, उसका नाम था संजीवनी। तो उसमें आदि गुरु शुक्राचार्य जी का रोल मुझे करना था। और वो आपको कहानी हल्की सी बताता हूँ कि उसमें शुक्राचार्य जी के पास किसी भी इंसान को पुनर्जीवित करने की विद्या थी जो देवता लोग उनसे प्राप्त करना चाह रहे थे। तो उसी पे आधारित वो नाटक था। तो उसमें मुझे एक दाढ़ी लगाई गई थी, वो आर्टिफिशियल दाढ़ी लगी थी। तो जब मैं स्टेज पे उस रोल को परफॉर्म कर रहा था तो अचानक वो दाढ़ी जो है खिसक के मेरे यहाँ आ गई, और मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। क्या मैं वापस ग्रीन रूम में चला जाऊँ या मैं दर्शकों के सामने उसको कंटिन्यू परफॉर्म करूँ। तो मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लिया कि नाटक की कंटिन्यूटी के लिए मुझे स्टेज पे रहना ज़रूरी है। तो मैंने उसी नीचे खिसकी हुई दाढ़ी पे ही अपने वो सारे डायलॉग बोले
थोड़ी देर के लिए दर्शक हंसे, लेकिन दर्शकों को जब ये लगा कि ये तो स्टेज हो रहा है, ये फिल्म नहीं है, तो दर्शक फिर दोबारा उसी गंभीरता से उस नाटक को देखने लगे जब तक कि वो सीन चलता रहा। तो ऐसा मेरे जीवन में एक ज़रूर थिएटर के दौरान ऐसी सिचुएशन आई। सर, आपने ये जो बात बताई ये तो बहुत मतलब है तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन, बट आपने इस चीज में एक फ्रेज है ना, शो मस्ट गो ऑन, तो वो चीज आपने कंटिन्यू करी, वो बात बहुत अच्छी है। हाँ, वो होता है सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि फिल्मों में और या जब हम टीवी कर रहे होते हैं या कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे होते हैं तो उसमें तो कट का और प्रोविजन होता है कि हाँ पे चलो दोबारा से दूसरा शॉट लगा लो, पर जब आप स्टेज पे कर रहे होते हैं तो आपको उस चीज़ को कंटिन्यूटी तोड़ नहीं सकते। वो देखो, जैसे हमने एक मूवी भी है जाने में दो यारों का जो एंड है वो पूरा उसी जो आपने सिचुएशन बताई, सब कुछ ऐसा ही है। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके सफ़र की, जो आपका सफ़र जो आपने थिएटर करे। तो आपने जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आपने फिल्में भी करी हैं, टीवी भी करा है, और शॉर्ट फिल्म्स और गढ़वाली फिल्म्स भी करी हैं, और एक हिंदी फिल्म भी करी है। तो आपका ये जो सफ़र था ये इस तरफ कैसे मुड़ा? देखिए, थिएटर से फिल्मों में जाना एक बड़ी स्वाभाविक सी हर आर्टिस्ट की एक इच्छा भी होती है कि वो अब इससे आगे अपने आप को परफॉर्म करने के लिए कहाँ जाए। तो सबसे बड़ा माध्यम है आजकल टीवी, फिल्में, आजकल तो ये वेब सीरीज़ वगैरह ये सब भी आ रही हैं, लेकिन उस समय तो नहीं था ये सब दौर। तो ऐसे ही मैं एक प्ले कर रहा था, मुझे लगता है 1985-86 की बात है, कथा एक कंस की एक नाटक था, उसको मैं परफॉर्म कर रहा था स्टेज पे। तो उस दिन टाउन हॉल में यहाँ पर एक फ़िल्म बनाने के लिए, पर्यावरण पर वो फिल्म थी, वसुंधरा फिल्म बनाने के लिए अशोक आहूजा आए हुए थे। तो नेहरू युवा केंद्र के युवा कोऑर्डिनेटर थे अवधेश कौशल जी, वो उन्होंने संपर्क किया था, और वो कौशल जी उन्होंने बोला कि भाई देहरादून में अगर कुछ आर्टिस्ट हैं तो आप हमें बताएं। तो चांस की बात थी, उसी दिन हमारा टाउन हॉल में ये प्ले हो रहा था कथा एक कंस की। वो उस पूरी टीम को लेकर के वहाँ पर आ गए, और मैं वहाँ पर स्टेज में परफॉर्म कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। तो जब नाटक ख़त्म हुआ तो वो जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो बड़े प्रभावित हुए कि देहरादून जैसे छोटे से शहर में यहाँ पर इतने अच्छे थिएटर होते हैं, इतने अच्छे प्लेज हो रहे हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो हम लोगों से मिले और उन्होंने हमको ऑफ़र किया कि भाई आप लोगों को मैं इस तरह का रोल देना चाहता हूँ, यही देहरादून में शूटिंग है। तो वहाँ से मेरी फिल्मों में काम करने की शुरुआत हुई। उसके बाद टीवी सीरियल्स में मैंने काम किया, सिक्का बदल गया करके एक NSD से आए थे, उन लोगों ने वो कुछ सीरियल बनाए थे, उसमें मैंने काम किया। श्रीदेव सुमन एक फ़िल्म बनी है, उसमें मैंने काम किया है। और एक फ़िल्म हंत्या बनी, हंत्या में मैंने काम किया, वो गढ़वाली फ़िल्म थी। तेरी सौ भी गढ़वाली और हिंदी दोनों से मिश्रित फिल्म थी। तो इस तरह का मेरा फिल्मों और टीवी सीरियल्स इस सब में मेरा अभी तक का कंट्रीब्यूशन। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभव, अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और जो बहुत अच्छे लगा, और जिन्हें मुझे लगता है कि जिनसे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे रमेंद्र कोटनाला जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और मैं उनको थैंक यू सो मच कहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक ला सकें, और उनकी जो जीवन के अनुभव हैं उनसे आप कुछ फ़ायदा उठा सकें और उन्हें सीख सकें और अपनी लाइफ में कहीं पे इस्तेमाल कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।